मेरा नाम वू यांग है। जब मेरी आंख खुली तो दिमाग बिल्कुल सुन्न था और सर दर्द से फटा जा रहा था। अभी कुछ देर पहले तो मैं ब्लू स्टार पर एक प्राइवेट यॉट में पार्टी कर रहा था, पर अब मैं एक लकड़ी के पिंजरे में कैद था। बाहर से किसी भयानक लड़ाई का शोर आ रहा था। मैंने देखा कि कुछ आदिवासी औरतें जो जानवरों की खाल पहने हुए थीं, पत्थर की कुल्हाड़ियों और हड्डियों से बने भानों से एक दूसरे पर टूट पड़ रही हैं। अजीब बात यह थी कि मुझे उनकी भाषा बिल्कुल साफ समझ आ रही थी। एक अनोखी दुनिया और सिस्टम का आगाज। जल्द ही मुझे असलियत का पता चला। मैं वक्त में पीछे एक ऐसी दुनिया में आ गया हूं जहां 100 साल चली जंग ने लगभग सारे मर्दों को खत्म कर दिया है। इस धरती पर मर्द अब एक बहुत ही कीमती चीज हैं, जिन्हें सिर्फ वंश आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कबीला सिर्फ मुझे कब्जे में करने के लिए एक दूसरे का खून बहा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी। मल्टी रेशियल ब्लड लाइन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। इसने मुझे एक बिगिनर्स गिफ्ट दिया, जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह बदल दिया। अब मेरे अंदर एक टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर जैसी ताकत और कभी ना खत्म होने वाला स्टैमिना आ गया था। मुझे अपनी मसल्स में एक नया जोश महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक मुक्के में चट्टान तोड़ सकता हूँ। वाइन और एलिजा से सामना लड़ाई खत्म हुई और जीतने वाला पक्ष मेरे पिंजरे के पास आया। उनकी लीडर वाइन थी, एक ताकतवर और खूबसूरत चीफ जिसके बाल रेडिश ब्राउन लाल भूरे थे। उसके साथ एलिजा थी, एक रहस्यमयी हाई प्रीस्टर्स जो सफ़ेद फर के कपड़ों में थी। जब मैंने सिस्टम से उन्हें स्कैन किया तो पता चला कि दोनों में गजब का पोटेंशियल और स्पेशल टैलेंट्स है। सिस्टम ने वादा किया कि अगर मैं उन्हें अपना बना लूं तो मुझे और भी बड़े रिवॉर्ड्स और नई टेक्नोलॉजी मिलेंगी। जब योद्धाओं ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला तो वो मेरी हाइट और ताकत देखकर दंग रह गईं। उन मर्दों की तरह जो डर कर भीख मांगते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं बस मुस्कुरा दिया। वाइन ने ऐलान किया कि अब मैं उसके कबीले का हूं, पर मेरे इरादे कुछ और ही थे। अपने नए सिस्टम और इस लोहे जैसी बॉडी के साथ मैं उनका कठपुतली बनने नहीं आया था। इसके बजाय मैं उन पर राज करने और उनकी पूरी सभ्यता सिविलाइजेशन को बदलने वाला था। मिशन ब्लैक रॉक ट्राइब की फतह। सिस्टम के रिवॉर्ड्स देखकर मेरी भूख और बढ़ गई। मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ एक कैदी बनकर नहीं रहूंगा। मैं चीफ वाइन और प्रीस्टेस एलिजा दोनों को जीत कर अपनी हुकूमत कायम करूंगा। यहाँ ढंग से जीने के लिए मुझे एब्सोल्यूट पावर चाहिए थी। सिस्टम ने मुझे ब्लैक रॉक ट्राइब को फतह करने का मिशन दिया। वाइन से शुरुआत करते हुए उसने मुझे साफ सफाई करने का हुक्म दिया, क्योंकि उसकी नज़र में मैं कबीले के लिए सिर्फ एक काम का टूल था। जब मैं नदी के पास खुद को साफ कर रहा था, मैंने अपनी ताकत छिपाई नहीं। मेरा लंबा और मस्कुलर शरीर देखकर, जो उनके देखने वाले आम मर्दों से कहीं ज्यादा बेहतर था, वहां की महिला योद्धा हैरत और तारीफ से मुझे देखती रह गईं। मुझे वो अटेंशन पसंद आ रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि आज की रात सब कुछ बदलने वाली है। मुझे वाइन के टेंट में ले जाया गया। एलाइजा बाहर ही खड़ी थी। वो अपनी सिंपल फर वाली आउटफिट में और भी गजब लग रही थी। मेरे कॉन्फिडेंस ने उसे थोड़ा बान कंफर्टेबल कर दिया और वो शर्मा कर जल्दी से मुझे अंदर भेजने लगी। उस धुंधले टेंट के अंदर वाइन ने मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की, पर मैं कोई दब्बू कैदी नहीं था। मैंने तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उसकी ठुंडी चिन ऊपर उठाई और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा। जब उसने अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपनी एनहांस्ड स्ट्रेंथ से उसे दबोचा। उसने एक योद्धा की तरह मुकाबला किया, पर मेरी ताकत उस पर भारी पड़ी। वो मुकाबला एक बैटल ऑफ विल्स बन गया, जहां मैंने उसका घमंड तोड़ दिया और उसे एहसास कराया कि असली लीडर कौन है। रात खत्म होने तक वो पूरी तरह थक चुकी थी और हार मान चुकी थी। सिस्टम ने कंफर्म किया कि मेरा मिशन कामयाब रहा। उसकी सबमिशन 100% पहुंच चुकी थी। रिवॉर्ड के तौर पर मेरे शरीर में एनर्जी की एक भयानक लहर दौड़ी। मेरी ताकत और स्पीड इतनी बढ़ गई कि मैं अपनी पुरानी लिमिट्स को पीछे छोड़ गया। मुझे लगा जैसी मैं एक साथ 10 सांडों बुल्स को हरा सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैंने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री अनलॉक कर लिया, जिसने मुझे धातु पिघलाने, स्मेल्टिंग और औजार बनाने, फोर्जिंग का ज्ञान दे दिया।
सोती हुई चीफ के पास खड़े होकर मैं समझ गया कि मेरी कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। मैंने लीडर को काबू कर लिया है। अब अगला नंबर प्रीस्टेस का है और इस कबीले के भविष्य का है। चीफ को हराकर मुझे जो एनर्जी मिली वो कमाल थी। सिस्टम रिवॉर्ड्स ने न सिर्फ मेरी थकान मिटाई बल्कि मेरी बॉडी को उस लेवल पर पहुंचा दिया जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने 20वें लेवल पर अपने नए स्टैट्स देखे और मुझे सुकून मिला। मेरा प्लान काम कर रहा था। अगले दिन जब मैं टेंट से बाहर निकला तो मैं बिल्कुल फ्रेश था। हाई प्रीस्टेस एलिजा बाहर ही इंतजार कर रही थी। वो मुझे इतना एनर्जेटिक देखकर हैरान रह गई, क्योंकि चीफ के साथ पूरी रात बिताने के बाद कोई इतना लाइवली कैसे रह सकता है। वो वेयाइन को देखने गई तो उसने देखा कि चीफ बिल्कुल निचोड़ चुकी है और उसे ठीक होने में अब दिनों का वक्त लगेगा। उनके कबीले में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि चीफ ही उनकी सबसे ताकतवर योद्धा थी। ये खबर पूरे कैंप में आग की तरह फैल गई। सारी महिला योद्धा हैरान थी कि उनकी शक्तिशाली लीडर टेंट से बाहर निकलने लायक नहीं बची, जबकि मैं मज़े से नदी में नहा रहा था और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। एलिजा ने मुझे बताया कि चीफ को रिकवर करने में 3 दिन लगेंगे। उसने कहा कि मेरा अब सिर्फ एक ही काम है, अपनी ताकत को चीफ के लिए बचा कर रखना। मुझे अब एक अलग टेंट और बेहतर खाना दिया जाने लगा। मुझे ये वीआईपी ट्रीटमेंट पसंद तो आ रहा था, पर मैंने एलिजा को साफ कर दिया कि मुझे सिर्फ आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। मेरे होश उड़ाने वाले एटीट्यूड और मेरी कातिल नज़रों ने हाई प्रीस्टेस को थोड़ा परेशान कर दिया। वो शर्मा गई और अपनी हमेशा वाली शांति खो बैठी। उसने मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाने की कोशिश की, पर मैं समझ गया था कि मैं उसके दिमाग पर छा चुका हूँ। अपने नए मजबूत टेंट में सेट होने के बाद मैंने अपना स्टेटस दोबारा चेक किया। बिना किसी स्पेशल स्किल के भी मैं अब इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर बंदा था। अब मेरे पास इंडस्ट्रियल नॉलेज थी और मैं इस पुरानी दुनिया को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार था। मैंने प्लान बनाया कि मैं टेक्नोलॉजी की ताकत से कबीले का दिल जीतूंगा और अपनी किस्मत का फैसला खुद करूंगा। लेवल 20 पर पहुंचने के बाद मैं इस नई दुनिया में खुद को बिल्कुल सेफ और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। अब मैं कोई मामूली कैदी नहीं, बल्कि एक ऐसा मर्द था जो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता था और जिसके पास सब कुछ बदलने का दिमाग था। मेरा पहला बड़ा गोल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री था। मैं अपने टेंट में जानवरों की खाल पर कोयले से फर्नेसेस, भट्टियों और औजारों के ब्लूप्रिंट्स बनाने लगा। मैं जानता था कि जैसे ही मैं लोहे के हथियार और टूल्स लेकर आऊंगा, ये कबीला मेरी ताकत और दिमाग का लोहा मानने लगेगा। शुरुआत के उन कुछ दिनों में ही मैं एक लेजेंड बन गया। औरतें आपस में फुसफुसाती थीं कि कैसे मैंने उनकी ताकतवर चीफ वेआइन को इतना थका दिया कि वो 3 दिन तक अपने टेंट से बाहर नहीं निकल पाई। वे मेरे लिए सबसे बढ़िया खाना लाती थीं और मैं अपने खाली वक्त में उनके रहने सहने का तरीका देखता था। जिंदगी बहुत मुश्किल थी उनकी। वे अभी भी स्टोन एज में जी रही थीं, हड्डियों और भालों से शिकार करती थीं और अक्सर भूखी सोती थीं। इससे भी बुरा ये था कि दूसरे कबीले यहाँ पैदा होने वाले लड़कों को चुरा ले जाते थे, जिस वजह से उनकी आबादी बढ़ ही नहीं रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि इस कबीले को मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है। हाई प्रीस्टेस एलिजा मेरे लिए डिनर और चीफ की रिकवरी की खबर लेकर आई। वो मेरे बनाए नक्शों को देखकर काफी क्यूरियस थी, पर मैं देख सकता था कि वो मेरे पास होने से काफी नर्वस हो रही थी। मैंने उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके कान में धीरे से कुछ कहा और वो शर्म से लाल हो गई। सिस्टम ने मुझे तुरंत उसका दिल जीतने का एक नया मिशन दे दिया। अगर मैं कामयाब हुआ तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अनलॉक हो जाती, जिसका मतलब था कि हम अपनी फसल उगा सकते थे और भूख का किस्सा खत्म कर सकते थे। एलिजा जैसी समझदार औरत को जीतने के लिए सिर्फ ताकत काम नहीं आती, मुझे उसे कोई करिश्मा दिखाना था। मेरा प्लान था उसकी आंखों के सामने पत्थर को पिघलाकर लोहा बना देना। ऐसी पावर देखकर वो मुझे सिर्फ एक मर्द नहीं समझेगी, उसकी नज़रों में मैं एक भगवान बन जाऊंगा। आखिरकार मैं वेयाइन से मिलने गया। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी और अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी को चमकाकर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रही थी। पर मैं देख सकता था कि जो हमारे बीच हुआ था, उसका असर अभी भी उस पर था। मैं सीधा उसके पास गया,
उसका वो फेवरेट हथियार उठाया और कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। मैं उसे दिखाने के लिए तैयार था कि पुराना जमाना बीत गया है और अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। वियाइन की नज़रें बिल्कुल ठंडी थीं। वो वू यांग की आंखों में देखकर अपनी लीडर वाली अथॉरिटी वापस पाने की कोशिश कर रही थी। हे, तुम इतने बेरहम क्यों हो रहे हो? वू यांग का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ अपनी ड्यूटी पूरी करने आया हूँ। चीफ, शायद आप ये भूल गए हैं। वो मुस्कुराया और उसके और करीब आ गया। हमारे कबीले के भविष्य के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हाई प्रीस्टेस ने कहा था ना कि लीडर को जल्द ही वारिस ही धार्स चाहिए। ये सुनते ही वहीन का चेहरा चर्म से लाल हो गया। उसने अपने होंठ चबाए और नजरें चुरा ली। उस रात की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। पर कबीले की लीडर होते हुए वो एक ऐसे मर्द के सामने कैसे हार मान सकती थी जिसे सिर्फ वंश आगे बढ़ाने के लिए पकड़ा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद शिकार बन गई हो। ये बात वैयाइन के लिए हजम करना मुश्किल था। तुम्हें वापस जाना चाहिए। आज मेरा मूड नहीं है। आपका मूड नहीं है? वू यांग ने उसकी बात पूरी की। चलो कोई बात नहीं। मेरा मूड है और मैं मेहनत खुद कर सकता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वू यांग ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। छोड़ो मुझे। वेयिन ने थोड़ी देर जद्दोजहद की, पर तभी वू यांग ने उसे बड़े प्यार से किस किया। वो वहीं जम गई। उसका विरोध खत्म होने लगा और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मर्द हमेशा से इतना निश्चयी और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। जब उसकी सांस फूलने लगी तो वू यांग ने उसे छोड़ा। वेयाइन उसके सहारे कमजोरी से टिक गई। उसका चेहरा लाल था और वो गहरी सांसें ले रही थी। लीडर वू यांग ने धीरे से उसकी खोई हुई आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे इस कबीले और रोलैंड एम्पायर के बारे में और बता सकती हो? वेयाइन हैरान दिखी। क्या तुम रोलैंड एम्पायर से नहीं हो? फिर ये क्यों पूछ रहे हो? मैं वहां से नहीं हूं, वू यांग ने उसके बाल पीछे करते हुए धीरे से कहा। मैंने सुना है उन रोलैंड के लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं मदद करना चाहता हूं। ये सुनते ही वेयाइन का चेहरा उतर गया। मदद? कैसे? वो एम्पायर इतना ताकतवर है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देता है। वेयाइन ने ताना मारते हुए कहा। वो उसकी बाहों से निकलकर टेंट के दरवाजे तक गई और काले आसमान को देखने लगी। उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। उनके घुड़सवार चांदी के लोहे के आर्मर पहनते हैं। उनके पास बड़े तीर कमान, बोझ और क्रॉसबोज हैं और ऐसे हथियार हैं जो आग उगलते हैं। वे जहां भी जाते हैं कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। लगभग 100 साल पहले वे अचानक ग्रेट विल्डरनेस पहाड़ों के उस पार से आए और हमारे सारे कबीलों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस जंग ने पहाड़ी कबीलों के लगभग सारे मर्दों का खात्मा कर दिया था। रोलैंड के लोगों का मकसद बिल्कुल साफ था। सारे मर्दों को मारो और हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लो। हमारे योद्धा उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। पत्थर की कुल्हाड़ियां उनके आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थीं और लकड़ी के भाले उनके करीब तक नहीं पहुंच पाते थे। उनकी तलवारें इतनी तेज हैं और उनके बड़े बड़े कुल्हाड़े रास्ते में आने वाली हर चीज को राख कर देते हैं। जंग बहुत लंबी चली। बहुत से कबीले या तो मिटा दिए गए या पहाड़ों की गहराइयों में छुपने पर मजबूर हो गए, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए। आग उगलने वाले हथियार? वू यांग ने माथे पर बल देते हुए सोचा। ये तो बिल्कुल गन्स, बंदूकों जैसा लग रहा था। क्या इस दुनिया में पहले से ही कोई ऐसी सभ्यता थी जो फायर आर्म्स के जमाने तक पहुंच चुकी है? जहां वेयन के लोग अभी भी पत्थर के जमाने में जी रहे थे, वहां उनके बीच का फर्क जमीन आसमान का था। कोई हैरानी नहीं कि वे इतनी आसानी से हार गए। मुझे पूरी डिटेल नहीं पता। वेइन ने एक ठंडी सांस भरी। बस इतना जानती हूं कि रोलैंड के लोग उन हथियारों को मैजिक अल्केमी गन्स कहते हैं। ये हथियार बहुत ताकतवर है। ये 10-20 कदम की दूरी से ही ठोस चट्टान को चीर सकते हैं। और उनके पास उड़ने वाले लोहे के दरिंदे बीस्ट्स भी हैं जो आसमान से फटने वाले लोहे के गोले गिराते हैं। मैजिक अल्केमी गन्स, उड़ने वाले लोहे के दरिंदे, फटने वाले गोले। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लग रही थी। ये साइंस और मैजिक का कोई खतरनाक मिक्स था। ऐसा लग रहा था कि रोलैंड के लोगों ने मैजिक को हथियारों के साथ जोड़ दिया है।
वू यांग को एहसास हुआ कि हालत उसकी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। हम तब से लड़ रहे हैं, पर हमारा कबीला छोटा होता जा रहा है। हमारे लिए रोलैंड के लोगों का सामना करना नामुमकिन है। वहीन का चेहरा उतर गया। कुछ भी नामुमकिन नहीं है चीफ। अब जब मैं यहाँ हूँ तो रोलैंड आर्मी के खिलाफ खड़े होने का एक मौका अभी भी है। वू आन ने एक एक शब्द जोर देकर कहा। और तुम, वेइन, तुम्हें बस ये करना है कि अपने लोगों को मेरे पीछे लेकर चलो। तुम्हारे पीछे? वेइन ने एक तंज भरी मॉकिंग मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़कर देखा। बिल्कुल सही। वो आंग ने उसके ताने को इग्नोर किया। मैं तुम सबको इन पहाड़ों से बाहर निकालूंगा और तुम्हारा वो सब वापस दिलवाऊंगा जो तुम्हारा है। तुम पागल हो गए हो या मैं बेवकूफ हूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ खड़ी तुम्हारे साथ ये फालतू बातें कर रही हूँ। तुम बस एक टूल हो जिसे हमने पकड़ा है। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगी। वेइन को खुद पर गुस्सा आने लगा था। वू यांग मुस्कुरा दिया, पर उसने बहस नहीं की। अचानक उसकी पूरी वाइब बदल गई। वेइन की आंखों के सामने ही वू यांग ने अपनी बीस्ट ब्लड इग्निशन स्किल एक्टिवेट कर दी। बीस्ट ब्लड इग्निशन LV20 एक्टिवेटेड। एक हल्की लाल एनर्जी उसके शरीर से फूट पड़ी। वू यांग की स्किन पर लाल लकीरें उभर आईं और पूरे टेंट में एक खतरनाक ऑरा फैल गया। वेइन उस ताकत के दबाव से दंग रह गई। बीस्ट ब्लड इग्निशन, तुम्हें ये स्किल कैसे पता? ये तो सिर्फ हमारे लोगों के खून में मिलने वाली ताकत है। कोई बाहर का बंदा इसे नहीं सीख सकता। पर वू यांग का वर्शन उसके अपने वर्शन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। असंभव। तुम ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? वेइन ने वू यांग को ऐसे देखा जैसे वो कोई भूत हो। तुम्हारी वजह से, मेरी प्यारी लीडर, वू यांग ने छेड़ते हुए कहा और अपनी एनर्जी शांत की। मेरी वजह से? वेइन ने हैरानी से पूछा। 3 रात पहले, जब हमारा खून एक दूसरे से मिला, तब मैंने न सिर्फ ये स्किल सीखी, उसने कहा, बल्कि मेरी ताकत तुमसे भी कहीं ऊपर निकल गई। वू यांग ने बड़े आराम से वेइन की पत्थर वाली कुल्हाड़ी उठाई और टेंट के दरवाजे की तरफ घुमाई। उस ताकतवर झोंके ने हवा को चीर दिया और इतना जोर का झटका लगा कि टेंट चरमरा गया, जैसे अभी गिर जाएगा। यकीन करना मुश्किल था। वेइन इसे मानना नहीं चाहती थी, पर वो साफ महसूस कर सकती थी कि इस बंदे में कितनी भयानक ताकत है। अगर वो अभी वू यांग को दबाने की कोशिश करती, तो अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो डर रही है। वो नहीं कर पाएगी। वू यांग, तुम आखिर हो कौन? वेइन की नजरें तीखी थीं, जैसे वो उसके आर पार देखना चाहती हो। वो बंदा जो तुम्हारे ब्लैक रॉक ट्राइब को सबसे ताकतवर बनाएगा। वेइन, तुम्हें बस ये यकीन रखना है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो क्या लगता है, अब मैं सिर्फ एक टूल तो नहीं हूं ना? वेइन, मेरे साथ मिलकर काम करो और मैं तुम्हारे लोगों को बुलंदियों पर ले जाऊंगा। वो यांग की बातों में दम था। वेइन का दिल थोड़ा डगमगाया और वो काफी देर तक खामोश रही। वो यांग ने उसे टोका नहीं, वो बस इंतजार करता रहा। ठीक है, वेइन ने आखिरकार अपना सर उठाया और उसे गौर से देखा। मैं मानती हूं कि जो तुमने आज रात किया, उसने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। वू यांग, अगर तुम्हारे पास वाकई ये काबिलियत है, तो बेशक मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। पर अगर तुम चाहती हो कि मैं और मेरे लोग पूरी तरह तुम्हारे पीछे चले, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना होगा जो इससे भी ज्यादा बड़ा हो। वू यांग ने सर हिलाया। बढ़िया, मुझे बस यही सुनना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी, पर अभी हर चीज में वक्त लगना था। कल से मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो, उसने कहा। बोलो। वेइन ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया। अगर बात सही होगी तो मैं पूरा साथ दूंगी। वो यांग ने सुकून की मुस्कुराहट दी। ठीक है, कल कबीले की 50 सबसे ताकतवर औरतों को इकट्ठा करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक खास किस्म का पत्थर निकालने ले जाऊंगा। लोहे के औजार बनाने के लिए माइनिंग और फोर्जिंग शुरू करनी है। अगले दिन सुबह ब्लैक रॉक ट्राइब के कैंप में जबरदस्त हलचल और एक्साइटमेंट थी। लोग उन अजीब आवाज़ों के बारे में फुसफुसा रहे थे जो पिछली रात वेइन के टेंट से आई थी। सब हैरान थे कि ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने इतना शोर मचा दिया। बहुत सी महिला योद्धा वो यांग को हैरत और इज्जत से देख रही थी। क्या वाकई उसकी मर्दानगी और ताकत इतनी ज्यादा थी?
चीफ वेइन ने इन सब अफवाहों को इग्नोर किया। उसने सुबह सुबह कबीले की 50 सबसे धाकड़ योद्धाओं को चुना। किसी को नहीं पता था कि उनके लीडर क्या करने वाली है। हाई प्रीस्टेस एलिजा को भी सबके सामने बुलाया गया। उसने परेशानी में माथे पर बल दिए और पूछा, चीफ, आपका इरादा क्या है? आप हमारी सारी टॉप वॉरियर्स को साथ ले जा रही हैं। कैंप की हिफाजत का क्या होगा? माइनिंग और लोहा पिघलाना, आयरन स्मेल्टिंग, वेइन ने सपाट जवाब दिया। एलिजा की आंखें खुशी और हैरानी से फट गईं। चीफ, क्या आपने लोहा पिघलाने का राज सीख लिया है? ये तो कमाल हो गया। अब हम असली हथियार बना पाएंगे और बहुत ताकतवर बन जाएंगे। रोलैंड के लोगों ने हमें 100 साल से दबा रखा है। अब आखिरकार हम सर उठाकर जी पाएंगे। वेइन ने सर हिलाकर मना किया। मैंने नहीं। फिर उसने वू यांग की तरफ देखा, जो उनकी तरफ आ रहा था। फिर से वही। एलिजा थोड़ा हिचकिचाई। चीफ, क्या हम वाकई इसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? तब वेइन ने उसे वो सब बताया जो पिछली रात हुआ था। ये नामुमकिन है। वो आपसे भी आगे निकल गया? यकीन नहीं होता। एलिजा का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा वेइन ने सोचा था। खैर, अगर वो वाकई लोहे के औजार बनाने में हमारी मदद कर सकता है, तो मेरे पास विरोध करने की कोई वजह नहीं है। जब चीफ मान गई थी तो आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। सब तैयार है? वू यांग ने पास आकर वेइन को देखा। हम कभी भी निकल सकते हैं। वेइन ने सर हिलाया। उसका लहजा वू यांग के लिए पहले से थोड़ा नरम हो गया था। वो 50 महिला योद्धा एक दूसरे को देखने लगीं। क्या वाकई उनकी चीफ इस मर्द के लिए थोड़ी सॉफ्ट हो रही है? वू यांग ने एलिजा की तरफ मजे से देखा। क्या हाई प्रीस्टेस भी साथ चल रही हैं? बिल्कुल। मैं देखना चाहती हूं कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। एलिजा ने अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं किया था और उसे एक ठंडी नजर दी। उसे तो ये तक शक ही कि कहीं इसने चीफ पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। तो फिर चलो, वू यांग मुस्कुरा गया। उसे एलिजा के रूड एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग अपने औजार उठाओ और मेरे पीछे आओ। वेइन और एलिजा वू यांग के पीछे पीछे चलने लगीं और 50 योद्धाओं की टोली कबीले के गेट से बाहर निकल गई। उनकी मंजिल बिल्कुल साफ थी। वू यांग ने अपने सिस्टम की ओर डिटेक्शन एबिलिटी से कैंप से 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी लोहे की खदान माइन ढूंढ ली थी। खदान बहुत बड़ी नहीं थी, पर उनकी जरूरत के लिए काफी थी। वो घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। महिला योद्धा काफी चुस्त और ताकतवर थीं। वो मुश्किल रास्ते भी आसानी से पार कर रही थी। पर जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया, वो ये था कि वू यांग का स्टेमिना उन सबसे भी ज्यादा लग रहा था। वो सबसे आगे चल रहा था, कदम बिल्कुल जमे हुए और शांत। इतनी दूर चलने के बाद भी उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं थी। एलिजा, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कबीले में सबसे कम थी, 1 घंटे में ही हांफने लगी थी। उसका माथा पसीने से तर था। उसने आगे चलते हुए उस सुकून भरी शक्ल वू यांग को देखा और मन ही मन मान लिया कि जो वेइन ने कहा था वो सच था। इस मर्द की ताकत वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लगभग 2 घंटे बाद वू यांग एक पहाड़ी के पास रुका। हम पहुंच गए, उसने कहा। उसने पहाड़ की एक दीवार की तरफ इशारा किया जो देखने में बिल्कुल आम लग रही थी। महिला योद्धा रुक गईं और हैरानी से आसपास देखने लगीं। वहां पत्थरों और घास फूस के सिवा कुछ नहीं था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। वू यांग में दीवार के पास जाकर वहां मौजूद रेडिश ब्राउन लाल भूरे पत्थरों की तरफ इशारा किया। इन पत्थरों को देख रही हो? औरतें इकट्ठा हुईं और गौर से देखने लगीं। ज्यादातर पत्थर लाल भूरे रंग के थे, जिन पर काली लकीरें और धब्बे थे। वो आम पत्थरों से अलग तो लग रहे थे। क्या ये लोहा है? एलिजा ने अपनी सांस संभालते हुए पूछा। लगता है हाई प्रीस्टेस पहले से ही जानती हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वू यांग ने उस पर एक नज़र डाली और सर हिलाया। हाँ, ये आयरन ओर है, वो पत्थर जिससे मेटल के औजार बनते हैं। वेइन, अपनी कुल्हाड़ी देना। वेइन एक पल के लिए हिचकिचाई। ये पहली बार था जब वू यांग ने सबके सामने उसका नाम लिया था। पर उसने बुरा नहीं माना और अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंक दी। वू यांग ने उसे आसानी से लपक लिया। फिर, सबको हैरान करते हुए, उसने वो भारी कुल्हाड़ी उठाई और पहाड़ पर दे दे मारी। लाल भूरे पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर गिरा।
वू यांग ने उसे उठाया और सुकून से बोला, ये आयरन ओर है। जब ये पत्थर आग में पिघलता है तो ये तुम्हारी इन पत्थर वाली कुल्हाड़ियों से 100 गुना ज्यादा मजबूत चीज में बदल जाता है। क्या? पत्थर आग में पिघल जाता है? ये नामुमकिन है। टोली में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तो लोहे के औजार इन पत्थरों से बनते हैं? वे इन ने वू यांग के हाथ से वो पत्थर लिया। उसकी आंखों में हैरानी और उम्मीद थी। बिल्कुल सही। पर इन्हें लोहे में बदलने के लिए हमें एक खास तरीके, स्मेल्टिंग मेथड की जरूरत पड़ेगी। भविष्य में हम इन पत्थरों से तलवारें, कुल्हाड़ियां, भाले और आर्मर बना पाएंगे। वू यांग ने कॉन्फिडेंस से सामने दिखते पहाड़ की तरफ इशारा किया। आज का काम ये है कि जितने ज्यादा हो सके ये पत्थर खोदो और कबीले वापस ले चलो। ये सुनते ही एलाइजा की आंखें चमक उठी। अगर ये सच है तो हमारा ब्लैक रॉक ट्राइब इस पूरे ग्रेट विल्डरनेस पहाड़ों का सबसे ताकतवर कबीला बन जाएगा। वेइन ने भी हाँ में सर हिलाया। ये वाकई एक ऐसी घटना थी जो उनके लोगों की किस्मत बदल सकती थी। सब लोग ध्यान से देख लो और याद रखो कि आयरन ओर कैसा दिखता है। वेइन ने तुरंत ऑर्डर दिया। सब खोदना शुरू करो। वेइन का हुक्म मिलते ही लोगों ने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ियां और औजार चलाने शुरू कर दिए। एक ही रद्दूम में पत्थरों पर चोटें पड़ने लगीं। हालांकि आयरन ओर बहुत सख्त था और माइनिंग करना काफी थका देने वाला काम था, पर किसी ने शिकायत नहीं की और ना ही कोई थका हुआ दिखा। एलाइजा पास ही खड़ी ये सब देख रही थी। फिर उसकी नजर उस बंदे पर पड़ी जो एक ऊंची चट्टान पर आराम फरमा रहा था। हे, तुम वहां ऊपर बैठे बैठे आलस क्यों फैला रहे हो? वू यांग ने, जो मुंह में घास दबाकर चबा रहा था, कंधे उचका दिए। तुमने ही तो कहा था कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, याद है? छोड़ो उसे। हाई प्रीस्टेस, तुम यहाँ आओ और हमारी खोदने में मदद करो। वेइन ने एलिजा को बुलाया और वू यांग मजे से घास के मैदान में लेटकर धूप का लुत्फ उठाने लगा। माइनिंग का काम तब तक चलता रहा जब तक सूरज ढलने नहीं लगा। ब्लैक रॉक ट्राइब की उन 50 माहिर योद्धाओं की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अलग अलग साइज के 100 से ज्यादा आयरन ओर के टुकड़े इकट्ठा कर लिए। ये वाकई एक बढ़िया कमाई थी। वापसी का रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। हर टुकड़ा बहुत भारी था, आम पत्थरों से कहीं ज्यादा। हर योद्धा ने कई किलो का वजन उठाया हुआ था। फिर भी कोई थका हुआ नहीं दिखा। उल्टा उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक और उम्मीद थी। वो सब उस पल का इंतजार कर रही थीं जब ये पत्थर हथियारों में बदल जाएंगे। जब वो कैंप वापस लौटे तो पूरे कबीले में शोर मच गया। औरतें शिकार की टीम को घेर कर उन भारी पत्थरों को हैरानी से देखने लगीं। ये किस तरह के पत्थर है? इतने भारी क्यों हैं? मैंने सुना है चीफ इन्हें पास की घाटी से लाई है। इन्हें आयरन ओर कहते हैं। पर इन पत्थरों को खोदने का क्या फायदा? इन्हें खा तो सकते नहीं? कबीले के सवालों पर वेइन ने कोई सफाई नहीं दी। वू यांग के कहे अनुसार उसने सारे पत्थर कैंप के बीच एक खुली जगह पर ढेर करवा दिए। वू यांग ने भट्टी फर्नेस बनाने के लिए पहले ही एक जगह चुन ली थी। एक थोड़ी ऊंची जगह जो पानी के स्रोत के पास थी और जहां चारकोल बनाने के लिए काफी पेड़ भी थे। चीफ वेन, आज से इस इलाके को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दीजिए, वू यांग ने कहा। भट्टी बनाने वालों के अलावा कोई भी यहाँ भटकना नहीं चाहिए। उसने उस जगह की तरफ इशारा किया जो ब्लैक रॉक ट्राइब की तरक्की का पहला कदम होने वाली थी। समझ गई, मैं इसका ध्यान रखूंगी, वेइन ने जवाब दिया। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड्स को बुलाया और उस एरिया को पूरी तरह सिक्योर कर दिया। हाई प्रीस्टेस, वू यांग एलाइजा की तरफ मुड़ा। क्या तुम चाहते हो मैं कुछ करूं? उसने अपनी पलकें झपकते हुए पूछा। ये देखकर कि उनकी चीफ भी वू यांग की बातें मान रही है, उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। उन्हें लोहे के औजारों की सख्त जरूरत थी। कोई भी अब पत्थर और हड्डियों के पुराने हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। रोलांड की लोहे वाली आर्मी की ताकत देखने के बाद वो ये बात अच्छे से समझती थी। मुझे बहुत सारा चारकोल कोयला चाहिए, जितना हो सके उतना, वू यांग ने कहा। प्लीज लोगों का इंतजाम कीजिए जो काफी सारी लकड़ियां काट सकें। लकड़ी? वो तो आसान है, मैं संभाल लूंगी, एलिजा ने सर हिलाया और तुरंत ऑर्डर्स दिए।
जल्द ही पूरा ब्लैक रॉक ट्राइब हरकत में आ गया। कुछ लोग पेड़ काटने गए। वहां वू यांग ने एलिजा को चारकोल भट्टियां किल्न्स बनाना सिखाया। एलिजा सीखने में बहुत तेज थी। बस कुछ ही बार समझाने पर वो सब समझ गई। 3 दिन बाद उसकी देखरेख में काटी हुई लकड़ियां भट्टियों में भर दी गईं और चारकोल बनाने के पुराने पर असरदार तरीके से उन्हें जलाया गया। इस बीच वेइन ने एक और ग्रुप को लीड किया जो वू यांग की निगरानी में फायर रेसिस्टेंट ब्रिक्स, आग से ना जलने वाली ईंटें बनाने के लिए मिट्टी की भट्टियां बना रहे थे। जब भट्टियों से काले कोयले के ढेर और चमकती हुई लाल ईंटें बाहर आईं तो ब्लैक रॉक ट्राइब की औरतें खुशी से झूम उठीं। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लकड़ी से बना ये कोयला बहुत देर तक चलता था, बिना ज्यादा लपटें उठाए एक जैसा जलता था और इसे स्टोर करना भी आसान था। और वो ठंडी हुई ईंटें इतनी सख्त थीं कि वॉच टावर्स, दीवारें या घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। वू यांग जो बदलाव ला रहा था, उसे देखकर वई इन और एलाइजा का उसके प्रति नजरिया बदलने लगा। अब वो उसे सिर्फ कबीले की आबादी बढ़ाने वाला मर्द नहीं समझती थी। हाई प्रीस्टेस, तुम्हारा वू यांग के बारे में क्या ख्याल है? एक ऊंची जगह पर खड़े होकर नीचे काम में लगे कबीले को देखते हुए वेइन ने अचानक पूछा। बुरा नहीं है, एलिजा ने जवाब दिया। उसकी नजरें वू यांग पर थीं, जो मजदूरों के बीच मजे से घूम रहा था, मुंह में वही घास का तिनका और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए। वेइन ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि ये मर्द वाकई ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई खास तोहफा है। शायद एक दिन ये हमें इन पहाड़ों से बाहर निकालकर एक नई दुनिया दिखाए। एलिजा थोड़ी हैरान हुई और वेइन की तरफ देखने लगी। आधे महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार फायर ब्रिक्स और चारकोल का पहला बैच तैयार था। फिर वू यांग ने आयरन ओर पिघलाने के लिए मिट्टी की एक सिंपल भट्टी, क्ले फर्नेस का डिजाइन सामने रखा। वो ईंटें जो उन्होंने पहले बनाई थीं, वो सब इसी काम के लिए थी। चीफ वेइन की देखरेख में औरतों ने ब्लैक रॉक ट्राइब की पहली मिट्टी की भट्टी बनाना शुरू किया। उन्होंने लगभग 1 मीटर चौड़ा और 1-2-5 मीटर गहरा एक गोल गड्ढा खोदा, जिसके नीचे हवा आने और पिघला हुआ लोहा निकलने के लिए छेद छोड़े गए। गड्ढे की अंदरूनी दीवारों पर मिट्टी और पौधों की राख, प्लांट ऐश का एक टाइट लेप लगाया गया। आखिर में इसे आग से सुखाया गया ताकि ये इतनी मजबूत हो सके कि लोहा पिघलाने वाली भयानक गर्मी को झेल सके। वू यांग के लिए ये भट्टी बहुत ही सिंपल थी, पर ब्लैक रॉक ट्राइब की उन औरतों के लिए जो अभी भी पत्थर के ज़माने में जी रही थीं, ये एक असली चैलेंज था। काम के दौरान वो हर चीज़ को हैरानी से देख रही थी और आपस में फुसफुसा रही थीं। ये मर्द इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है? क्या ये वही नहीं है जिसे हमने पकड़ा था? चीफ और हाई प्रीस्टेस इसकी बातें क्यों सुन रही हैं? ओए वू यांग, हम दीवारों पर मिट्टी क्यों लगा रहे हैं? क्या ये बारिश में गिर नहीं जाएगी? और ये छोटा सा छेद किस लिए है? काम में लगी महिला योद्धा लगातार सवाल पूछ रही थी। कभी कभी तो वू यांग बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता था। ज्ञान, वो पुरानी कहावत सही थी कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने सोचा कि क्या एक दिन इनके लिए कोई स्कूल शुरू करना चाहिए। हाँ, उसने सोचा कि वो इन नेटिव्स को ब्लू स्टार की सभ्यता का ज्ञान देकर एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है। बेशक उसके लिए पहले टेक्नोलॉजी ट्री के बहुत से हिस्से अनलॉक करने होंगे। रास्ता लंबा था, पर उसके पास जो दिमाग था, उससे बेसिक सिखाना मुश्किल नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वू यांग उन औरतों को मिट्टी मिलाने और दीवार बनाने के निर्देश देता रहा और भट्टी के काम करने के तरीके को आसान भाषा में समझाता रहा। ये गड्ढा एक ऐसी भट्टी है जो देवताओं ने हमें ताकत देने के लिए दी है। इस पर मिट्टी लगाने से ये और मजबूत हो जाती है और उस आग को झेल पाती है जो पत्थर पिघला देती है। ये छोटा छेद वो जगह है जहाँ से वायुदेव अपनी सांस भेजते हैं ताकि शोले और तेजी से भड़के। उसने ब्लू स्टार के साइंस को कहानियों में बदलकर उन्हें समझाया। इसका असर जबरदस्त हुआ। महिला योद्धा बड़ी श्रद्धा से सुन रही थीं और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उन्हें लगा कि वो सिर्फ मिट्टी नहीं मिला रही, बल्कि कोई पवित्र वेदी,
अल्टर बना रही हैं। अपना चारकोल बनाने का काम खत्म करके एलिजा भट्टी वाली जगह पर आई। वो दूर खड़ी होकर वू यांग को सुकून से वॉरियर्स को कमांड देते हुए देख रही थी। कभी वो झुककर गड्ढे की गहराई चेक करता, कभी मिट्टी का चिपचिपापन देखता, तो कभी औरतों को समझाता। वो घमंडी और खतरनाक योद्धा अब उसके सामने बिल्कुल भोली भेड़ों की तरह बिहेव कर रही थीं। वो बिना हिचकिचाए वो सब कर रही थीं जो वो कह रहा था। एलिजा के मन में अजीब से ख्याल आने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो अब इस मर्द को समझ नहीं पा रही है। वो एक रहस्य जैसा था जिसमें एक अजीब सा खिंचाव और चार्म था। वो उसे समझना चाहती थी, पर साथ ही उसे डर था कि कहीं वो उसमें पूरी तरह खो ना जाए। हाई पोटेंशियल टारगेट एलाइजा के अंदर बड़े इमोशनल बदलाव देखे गए हैं। लॉयल्टी 0.2% बढ़ गई है। अचानक वू यांग के दिमाग में सिस्टम मैसेज गूंजा है। वो एक पल के लिए ठिठका, फिर पीछे मुड़ा तो देखा कि एलाइजा चोरी छुपे उसे ही देख रही थी। जब एलाइजा को लगा कि वू यांग ने उसे देख लिया है, तो वो तुरंत पलटकर तेजी से वहां से चली गई। वू यांग ने माथे पर बल दिए। इसे आज क्या हो गया है? पिछले कुछ दिनों से उसने नोटिस किया था कि ये औरत बार बार उसे चोरी छुपे देखती है और अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाती है। हर बार उसकी लॉयल्टी बस जरा सी बढ़ती थी, जैसे टूथपेस्ट निकाल रहे हों। वू यांग ने सर हिलाया। अभी एलाइजा का दिल जीतने में वक्त था। एक बार लोहा पिघलाने का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर उसे संभालना आसान होगा। काम कई दिनों तक चला। सबकी मेहनत से एक मजबूत ब्लास्ट फर्नेस कैंप के बीचों बीच खड़ी हो गई। सब कुछ तैयार था, बस आखिरी कदम बाकी था। एलिजा की कैलकुलेशन के हिसाब से भट्टी जलाने का सबसे शुभ वक्त तीसरे दिन की सुबह रखा गया। उस दिन पूरे ब्लैक रॉक ट्राइब ने अपना काम रोक दिया। सब भट्टी के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। वहां भारी भीड़ जमा थी। सबके चेहरों पर डर, उम्मीद और इज्जत के भाव थे। वे सब एक चमत्कार देखने का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पत्थर से लोहा बन सकता है? ये तो कमाल है। पता नहीं, पर चीफ और हाई प्रीस्टेस को देखो, वे काफी सीरियस लग रही हैं। अगर वो काला कोयला और लाल ईंटें असली हो सकती हैं, तो ये वाकई पत्थर से 100 गुना मजबूत चीज बना सकता है। औरतों की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। वेइन और एलिजा भट्टी के सामने बड़े ही गंभीर अंदाज में खड़ी थीं। दोनों ने अपने सेरेमोनियल रोब्स पहने हुए थे। उनके पीछे कबीले की 50 सबसे धाकड़ महिला योद्धा खड़ी थीं। सबके चेहरों पर एक अलग ही सीरियसनेस थी। वू यांग हमेशा की तरह मुंह में घास का तिनका दबाए और हाथ जेब में डाले बड़े आराम से सेरेमोनी शुरू होने का इंतजार कर रहा था। वो आखिरकार, जैसे ही सूरज की पहली किरण बादलों को चीर कर बाहर आई, ब्लैक रॉक ट्राइब में सींगों हॉर्न्स की गहरी आवाज गूंज उठी। वक्त आ गया है, आग लगाओ। एलिजा ने आसमान की तरफ देखते हुए जोर से ऐलान किया। वेइन ने एक तैयार मशाल उठाई और उसे भट्टी के नीचे वाले छेद में डाल दिया। वुश! भट्टी के नीचे रखी सूखी लकड़ियां और कोयला भयानक तरीके से जलने लगा और गर्मी इतनी बढ़ गई कि आसपास की हवा तपने लगी। बेलोज चलाओ, आग और तेज करो। वो यांग ने बेलोज हवा फेंकने वाली मशीन चला रही महिला योद्धाओं को जोर से कहा। भट्टी के पास खड़ी ताकतवर औरतों ने अपनी पूरी जान लगा कर हवा फेंकना शुरू किया। भले ही वे जानवरों की खाल और लकड़ी से बनी थीं, पर वे काम बड़ा जबरदस्त कर रही थी। वुश वुश! हर एक धक्के के साथ हवा भट्टी के अंदर जा रही थी। अंदर शोले किसी दहकते हुए सांप की तरह ऊपर उठ रहे थे और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सामने की हवा धुंधली दिखने लगी। देखने वाली औरतें डर और हैरानी के मारे पीछे हट गईं। अब आयरन ओर अंदर डालो। जब वू यांग को लगा कि टेम्परेचर सही है, उसने दूसरी टीम को बुलाकर आयरन ओर की टोकरियां मंगवाईं। उन्होंने बड़ी होशियारी से सारा ओर ऊपर से भट्टी में उलट दिया। कोयला डालो, उसकी आवाज फिर गूंजी और फिर काले कोयले की टोकरियां गईं। एक के ऊपर एक लेयर, पहले ओर, फिर कोयला। सब लोग पसीने से तरबतर होकर मेहनत कर रहे थे। वक्त गुजरता गया और आग इतनी तेज हो गई कि पूरी भट्टी लाल होकर दहकने लगी। औरतें इतनी नर्वस थीं कि सांस तक नहीं ले रही थीं। वो यांग का चेहरा तो शांत था, पर अंदर ही अंदर वो भी पहला लोहा निकलते देखने के लिए बेताब था। बीच बीच में वो चेक करता रहा कि अंदर क्या चल रहा है। उसने सोचा, ये पुराना तरीका वाकई बहुत मेहनत मांगता है। शुक्र है ये औरतें इतनी ताकतवर हैं।
वरना भट्टी भरने और हवा फेंकने में ही कई टीम्स ढेर हो जाती। उसने ठंडी सांस भरी। एक बार टेक्नोलॉजी सुधर जाए, फिर वो स्टील बनाने का और भी सेफ और फास्ट तरीका लाएगा। क्या चल रहा है वो यांग? वेइन और एलिजा उसके पास खड़ी थी। दोनों के चेहरे तनाव में थे। फिक्र मत करो, बस होने ही वाला है। वो यांग ने वेइन का लाल चेहरा और एलिजा की बेचैन आंखों को देखते हुए कहा। हवा देते रहो और आग तेज करो, अभी गर्मी थोड़ी कम है। 2 घंटे बाद भट्टी के अंदर का लोहा एक चमकते हुए लाल लिक्विड बने खीमा बदल गया जो नीचे उबल रहा था। बढ़िया, लोहा निकालने की तैयारी करो, वो यांग ने खुशी से जोर से कहा। ये सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। 2 महिला योद्धाओं ने खास पत्थर के औजारों से नीचे का आउटलेट तोड़ दिया। सिजर, एक तेज नीली धुआं निकली और चमकता हुआ लाल आयरन वाटर, पिघला हुआ लोहा एक नाली से होता हुआ मिट्टी के मोल्ड सांचे में गिरने लगा। बाप रे, पत्थर वाकई पिघल गए। कितना भयानक टेम्परेचर है। भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। वेइन और एलिजा उस पिघलते लोहे को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। जब सांचा भर गया तो वू यांग ने उसे गीली मिट्टी से बंद करवा दिया। अब इसे ठंडा होने दो। वू यांग की देखरेख में सबने देखा कि कैसे वो लाल चमक धीरे धीरे गायब हो गई। जब वो पूरी तरह ठंडा होकर एक डार्क ग्रे रंग के ठोस ब्लॉक में बदल गया तो भीड़ में से किसी ने शक से पूछा, क्या यही लोहा है? ये तो देखने में कुछ खास नहीं लग रहा। वू यांग मुस्कुरा दिया और एक योद्धा से बोला, अपनी सबसे तेज पत्थर की कुल्हाड़ी उठाओ और इस पर एक जोर का वार करो। उस औरत ने सर हिलाया और पूरी जान से कुल्हाड़ी लोहे पर दे मारी। क्लैंग! इतना जोर का झटका लगा कि उसका हाथ सुन्न हो गया और वो पीछे लड़खड़ा गई। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। लोहे पर तो बस एक हल्का सा निशान था, पर उसकी बेस्ट पत्थर वाली कुल्हाड़ी की धार ही टूट गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर सबने शोर मचाना शुरू किया। ये तो बहुत ज्यादा सख्त है। इससे हम दुनिया के सबसे तेज हथियार बना सकते हैं। औरतें खुशी से झूम उठीं। वेइन तुरंत आगे बढ़ी और उस हल्के गर्म लोहे को बड़े प्यार से छुआ। ब्लैक रॉक ट्राइब आखिरकार स्टोन एज से बाहर निकल चुका था और ये सब सिर्फ इस मर्द की वजह से हुआ था। उसने सर उठाकर वू यांग को देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ इज्जत और तारीफ थी। इस बंदे ने कोई झूठे वादे नहीं किए थे। इसने वाकई कबीले की किस्मत बदलने की उम्मीद जगा दी थी। वेइन के अंदर आपके लिए गहरी इज्जत और एडमिरेशन महसूस हुई है। अब वो आपको अपना मसीहा समझती है। उसकी लॉयल्टी और उसे आपको पाने की चाह, डिजायर टू पोजेस, बहुत बढ़ गई है। हाई पोटेंशियल टारगेट एलिजा का सबमिशन लेवल 20% बढ़ गया है। वो अब आपकी दीवानी हो चुकी है और आप पर मर मिटने को तैयार है। वू यांग ने पीछे मुड़कर देखा तो वेन और एलिजा दोनों ही उसे ऐसी नॉटी और फ्लर्टिटियस नजरों से देख रही थीं कि वू यांग समझ गया, ये दोनों औरतें अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। मैंने तो अभी अपनी असली ताकत दिखाई भी नहीं है। आगे चलकर जब बड़े सीन्स आएंगे तब तो ये औरतें खुशी के मारे चीखने और कूदने लगेंगी, है ना? मेरे सामने जो ये मेटल है, टेक्निकल भाषा में इसे कास्ट आयरन कहते हैं। ये बहुत सख्त होता है पर साथ ही कांच की तरह नाजुक भी। इसे मोड़ना मुश्किल है। इसे ढंग का हथियार बनाने के लिए इस नाजुक लोहे को स्टील में बदलना जरूरी है। बधाई हो, होस्ट ने ब्रॉन्ज एज को बाईपास करके पहला आयरन स्मेल्टिंग मिशन पूरा कर लिया है। आपने स्टोन एज का अंत कर दिया है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री से रिवॉर्ड्स, एक बिगिनर फोर्जिंग मास्टरी स्किल और कोल्ड वेपन्स बनाने के सारे ब्लूप्रिंट्स। माइलस्टोन रिवॉर्ड्स, एक एनिलिंग तकनीक और कार्बन इन्फिल्ट्रेशन के साथ स्टील बनाने का तरीका। आप ब्लैक रॉक ट्राइब को पत्थर के ज़माने से बाहर ले जा रहे हैं। ये इतिहास का एक महान पल है। अभी मैं थोड़ा सुस्ताने ही वाला था कि किस्मत ने छप्पर फाड़कर रिवॉर्ड्स दे दिए। ये कार्बन इन्फिल्ट्रेशन वाला चक्कर बड़ा सही है। इस प्रिमिटिव लोहे को बार बार गर्म करके, मोड़कर और कोयले की आग में पीट पीट कर इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तब बनता है असली स्टील। इन टेक्निक्स के साथ मैं अब इस भट्टी में भी ज़बरदस्त हथियार और औजार बना सकता हूँ। बाकी एडवांस टेक्निक्स के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, पर फिलहाल मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने ज़ीरो से हीरो वाला काम कर दिखाया है। वू यान उस लोहे के टुकड़े के पास गया और वहाँ खड़ी जोश से भरी औरतों को देखा। वो जोर से चिल्लाया, ये तो बस शुरुआत है। प्रोडक्शन बढ़ाओ और लोहे के ब्लॉक्स बनाते रहो। फिर उसने पास ही एक खाली जगह की तरफ इशारा किया और वेइन से बोला,
चीफ वेइन, मुझे हमारी फायर प्रूफ ईंटों से यहाँ एक ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप अप लुहार खाना बनाना है। लुहार खाना? वेइन और एलिजा दोनों कंफ्यूज दिखीं। एक ऐसी जगह जहाँ हम इन लोहे के टुकड़ों से खतरनाक हथियार बनाएंगे? वो यांग ने आसान भाषा में समझाया। उसने तुरंत कोयले से जमीन पर एक बेसिक नक्शा बनाया। एक खुला हुआ शीट जिसमें अलग अलग तरह की भट्टियां थीं, एक लोहे को लाल होने तक गर्म करने के लिए और दूसरी उसे पीटने के लिए। समझ गई? वहीन ने तुरंत ऑर्डर्स दिए। लोहा पिघलते देखने के बाद औरतों में ऐसा जोश था कि वे थकने का नाम नहीं ले रही थीं। आधे दिन से भी कम वक्त में एक मजबूत वर्कशॉप तैयार हो गई। वू यांग ने एक बड़ा खोखला तना मंगवाया, जानवर की खाल और लकड़ी से एक पिस्टन वाला बेलोज बनाया और बेलो वाइन से एक मैकेनिज्म तैयार किया। जब दो महिला योद्धाओं ने उसके पेडल्स पर पैर मारा और पिस्टन तना के अंदर आगे पीछे होने लगा, तो वेंट से हवा का इतना तेज झोंका निकला कि भट्टी का कोयला चिंगारियां छोड़ने लगा। वाह, ये तो कमाल है! वे दोनों योद्धा वू यांग का नया चमत्कार देखकर फिर से दंग रह गए। अब आग का मसला तो हल हो गया था, पर अगला चैलेंज था हथौड़ा और निहाई, हैमर एंड एनविल। ये तो वही बात हो गई कि पहले मुर्गी आई या अंडा। बिना हथौड़े के हथियार कैसे बनेंगे? थोड़ा सोचने के बाद वू यांग ने जुगाड़ निकाला। उसने औरतों से एक बड़ा और सख्त ग्रेनाइट का पत्थर मंगवाया और उसे घिसकर बिल्कुल सपाट कर दिया, ताकि वो टेम्पररी एनविल का काम कर सके। फिर उसने कबीले की सबसे ताकतवर औरतों को चुना और उन्हें बचाव के लिए पानी में भीगी हुई मोटी खाल पहनाई। पहले लोहे के टुकड़े को लाल होने तक गर्म करने के बाद वू यान ने उन्हें पत्थर के हथौड़ों से पीटना सिखाया। मारो! वू यान के हुक्म देते ही कई महिला योद्धाओं ने अपने भारी पत्थर के हथौड़े उठाए और बारी बारी लोहे पर बरसाना शुरू कर दिए। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! टक्कर की वो गहरी आवाजें लगातार गूंजने लगीं और हर एक वार के साथ वो लोहे का टुकड़ा थोड़ा और अपना रूप बदलने लगा। गर्मी की वजह से पत्थर के हथौड़े बार बार टूट रहे थे, इसलिए उन्हें तुरंत नए हथौड़ों से बदला गया। धीरे धीरे लोहे का वो टुकड़ा एक लंबे आकार में बदलने लगा। बार बार गर्म करने और पीटने के बाद एक कच्चा लोहे का हथौड़ा तैयार हो गया। अब जब लोहे का हथौड़ा हाथ में था, तो लोहा कूटना पहले से बहुत आसान हो गया था। वू यांग ने इसी तरीके से एक सपाट एनविल निहाई भी बनाई और उस टूटे हुए ग्रेनाइट के पत्थर को हमेशा के लिए हटा दिया। अब सब कुछ तैयार था। कुछ चिमटे टोंग्स बनाने के बाद वू यांग ने एक दहकती हुई लाल लोहे की चादर एनविल पर रखी। फिर उसने पास ही खड़ी एक महिला योद्धा कायरा को बुलाया, जिसमें लोहा कूटने का थोड़ा टैलेंट दिख रहा था। कायरा, यहाँ आओ, ये हथौड़ा पकड़ो और ठीक यहाँ पर चोट मारो। कायरा हंटिंग टीम की स्क्वाड लीडर थी, लंबी, ताकतवर और मजबूत बाजुओं वाली। उसने वू यान पर पूरा भरोसा किया, भले ही वो थोड़ी नर्वस थी। उसने हथौड़ा उठाया और प्रहार करना शुरू किया। क्लैंग क्लैंग! वर्कशॉप में लोहे से लोहे के टकराने की आवाजें गूंजने लगी और हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही। जारी रखो। वू यांग ने सुकून से सर हिलाया। उसकी देखरेख में कायरा और बाकी योद्धाओं ने मेटल के औजार बनाना सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत आसान कामों से हुई। पहले लोहे के ब्लॉक्स से रॉड्स बनाई गईं, फिर उन रॉड्स को नुकीले भालों, स्पेयर हेड्स में बदला गया। हथौड़ों की गूंज और औरतों के जोश भरे नारों से पूरी वर्कशॉप भर गई। काम आसान नहीं था। उनके चेहरे और शरीर कोयले की कालिक से काले हो चुके थे। पसीना उनके लेदर आर्मर से बाहर निकल रहा था, पर उनकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। जल्द ही नुकीले लोहे के भालों का पहला बैच तैयार हो गया। कबीले के लोग लकड़ी के डंडे ले आए और उन पर स्पेयर हेड्स लगाकर पूरे भाले तैयार किए गए। ढाले शील्ड्स लेकर आओ, सबसे मजबूत वाली। वो यांग ने वेन की तरफ देखा। लोग कबीले की सबसे टिकाऊ शील्ड्स उठा लाए, जो जानवर की खाल और लकड़ी की कई परतों से बनी थीं। एक महिला योद्धा ने लोहे का भाला पकड़ा, एक गहरी सांस ली और अचानक आगे बढ़कर वार किया। ठड! एक हल्की सी आवाज आई। वो मोटी शील्ड, जो जंगली सुअर के दांत और काले भालू के पंजों को रोक लेती थी, उस लोहे के भाले ने उसे किसी कागज की तरह चीर कर रख दिया। वाह, ये तो बहुत ज्यादा नुकीला है। पत्थर के भाले से तो ये करोड़ों गुना बेहतर है। सब लोग खुशी से पागल हो गए। ऐसे हथियार के साथ अब उन्हें किसी जंगली जानवर या दुश्मन से डरने की क्या जरूरत थी। वेइन ने एक लोहे का भाला उठाया और सुकून से मुस्कुराई। वू यांग ने सर हिलाया और कहा, "ये भाला वाकई लाजवाब है। आज से हमारा ब्लैक रॉक ट्राइब इस ग्रेट विल्डरनेस पहाड़ में अजेय
इनविंसिबल बन जाएगा। वेइन की आंखों में एक चमक आई। वो यांग मुस्कुरा कर बोला, ये तो बस शुरुआत है। मुझे लगता है तुम्हें भी एक सही हथियार मिलना चाहिए। आखिर तुम लीडर हो। अभी तक पत्थर की कुल्हाड़ी थोड़े ही चलाओगी। बोलने के बाद वो यांग भट्टी की तरफ मुड़ा। उसने फर्नेस से लोहे का एक बड़ा टुकड़ा निकाला, जो उसने खास वेइन के लिए बचा कर रखा था। थोड़ा इंतजार करो, मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारा हथियार बनाऊंगा। वू यान की बात सुनकर वेइन थोड़ा ठिठक गई। उसे अंदर ही अंदर काफी अच्छा महसूस हुआ। अगले कुछ घंटों तक वू यांग लगातार लोहा कूटता रहा। उसका हुनर और ताकत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सदियों पुराना माहिर लुहार हो। लोहा मोड़ना, पीटना, पानी में डालना, क्वेंचिंग और फिर गर्म करना, वो सब कुछ इतनी सफाई से कर रहा था कि देखने वाले देखते रह गए। वेइन पास ही खड़ी बिना हिले उसे देख रही थी। उसने उस मर्द का फोकस चेहरा देखा, हथौड़ा चलाते वक्त उसके हाथों की उभरी हुई मसल्स देखीं। उसने देखा कि कैसे वू यांग की आंखें आग की रोशनी में लाल चमक रही हैं, और अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मर्द खास उसके लिए हथियार बना रहा था। आखिरकार शाम होते होते वू यांग ने उस डबल ब्लेडेड एक्स, दो धारी कुल्हाड़ी को ठंडा करने के लिए पानी में डाला, और वर्कशॉप से सफेद धुएं का गुबार उठा। जब धुआं छंटा तो दो धारी कुल्हाड़ियों का वो भयानक और सुंदर रूप सामने आया। कुल्हाड़ियां काफी भारी थीं, उनकी बनावट एकदम स्मूथ थी, और उनकी धार ढलते सूरज की रोशनी में नीली चमक छोड़ रही थी। उनके हैंडल सबसे मजबूत लकड़ी से बने थे, जिन पर चमड़े की डोरी लिपटी थी, और नीचे लोहे के भारी छल्ले रिंग्स लगे थे। ये डिजाइन स्विंग करते वक्त बैलेंस बनाए रखता था, और इसे पीटने वाले हथियार की तरह भी यूज किया जा सकता था। पहली बार उन कुल्हाड़ियों को देखकर वेइन एकदम दंग रह गई। उसकी आंखों में तारीफ साफ दिख रही थी। ट्राई करना चाहोगी? वो यांग ने मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ियां वेइन की तरफ बढ़ाई। हाँ, वेइन ने खुशी खुशी उन्हें पकड़ा, पर पकड़ते ही उसके हाथ नीचे की तरफ झुक गए। वाह, ये तो बहुत भारी है। उसकी पुरानी पत्थर की कुल्हाड़ी के मुकाबले ये कम से कम 10 गुना ज्यादा भारी थी। इतनी ताकतवर होने के बावजूद उसे पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। पर अभी जब वू यांग ने इसे पकड़ा था, तो वो बिल्कुल हल्की लग रही थी। वेन फिर से वही सोचने लगी, इस बंदे की ताकत वाकई उससे कहीं ज्यादा है। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वू यांग ने उसके मन की बात समझते हुए प्यार से कहा। वेयन हमेशा से ही जिद्दी और मजबूत इरादे वाली रही थी, और वू यांग की बातों ने उसके अंदर की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा दिया। वो कुल्हाड़ी चलाने में पहले से ही माहिर थी, और थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद ही वो समझ गई कि इन दो धारी कुल्हाड़ियों डबल एक्सेस को कैसे काबू करना है। दोनों हाथों में एक एक कुल्हाड़ी थामे वेयन ने उन्हें पूरी जान से घुमाया। उनकी धार हवा को ऐसे चीर रही थी जैसे उसे दो टुकड़ों में बांट देगी। वो कुल्हाड़ियां अब उसके हाथों का ही हिस्सा लग रही थीं। फिर वेयन एक बड़े पत्थर के पास गई। उसने तुरंत अपनी बीस्ट ब्लड बर्निंग स्किल एक्टिवेट की, और दोनों कुल्हाड़ियों से पत्थर पर भयानक वार किया। बैंग! पत्थर के परखचे उड़ गए, और वो पल भर में टूटकर बिखर गया। बहुत बढ़िया, हमारी लीडर सबसे ताकतवर है। सब चिल्ला उठे। वेयन खुद भी हैरान थी, और उसे उन कुल्हाड़ियों से और भी ज्यादा प्यार हो गया। शुक्रिया, मुझे ये वाकई बहुत पसंद आई। उसने बड़ी ईमानदारी से मुस्कुराकर वू यांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एहसास कमतरी और इज्जत साफ दिख रही थी। एलिजा दूर खड़ी वू यांग को गौर से देख रही थी, खामोश और किसी गहरी सोच में डूबी हुई। उस रात ब्लैक रॉक ट्राइब में एक बड़ा जश्न, बॉनफायर पार्टी रखा गया। वेइन का मूड बहुत जबरदस्त था। वो एक के बाद एक फ्रूट वाइन के कप खाली कर रही थी। औरतें आग के चारों तरफ जमा थीं, भुना हुआ मांस, रोस्टेड मीट खा रही थीं, और आज की कामयाबी की खुशी में जोर जोर से गाने गा रही थीं। माहौल एकदम टॉप पर था। जब जश्न पूरे शबाब पर था, तो वेइन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। वू यांग को शराब पी रही औरतों के बीच से बाहर खींचा, और सबके सामने ले आई। उसके जंगली और दिलकश चेहरे पर थोड़ा नशा दिख रहा था, और उसने बड़ी निडरता से वू यान की थोड़ी चिन ऊपर उठाई। चलो, मेरे साथ मेरे टेंट में चलो, लीडर तो बड़ी खतरनाक निकल रही हैं। वू यांग, भाई परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ, आज लीडर को एक नया खजाना मिला है, तो देखना तो बनता है कि वो कितना ताकतवर है।
वू यांग ने वेन को देखा। वो जंगली हुस्न से भरी हुई थी। उसकी आंखों में भी डिजायर साफ दिख रही थी। अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वू यांग ने तुरंत उसकी कमर में हाथ डाला और अपने होंठ उसके कान के पास ले गया। उस गर्म सांस ने वेन को थरथरा दिया और उसके गाल लाल हो गए। हाँ, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। वेइन ने गला साफ किया और जोर से चिल्लाई, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी कमाल हूं। लोगों की हूटिंग को इग्नोर करते हुए वेइन ने वू यांग का हाथ पकड़ा और अपने टेंट की तरफ निकल गई। भीड़ में खड़ी एलाइजा फ्रूट वाइन का गिलास थामे उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसके मन में अजीब सी कश्मकश थी। कुछ महिला योद्धा उसके पास आईं। हाई प्रीस्टेस, लीडर को देखो। वो तो अब इस मर्द के बिना एक पल नहीं रह सकती। पहले लीडर कितनी अलग थी ना। एलाइजा ने कुछ नहीं कहा। उसने एक बार में अपना गिलास खाली कर दिया। वो कड़वी शराब उसके गले को जला रही थी, पर उसके अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। उसे थोड़ा दुख हो रहा था और शायद थोड़ी जलन भी। हाय प्रीस्टेस, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? एक योद्धा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। एलाइजा ने सर हिलाया और खड़ी हो गई। तुम लोग खेलो। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। जब वो वेन के टेंट के पास से गुजरी तो उसके कदम रुक गए। अंदर आग की रोशनी में दो परछाइयां दिख रही थीं और हल्की आवाजें आ रही थीं। एलाइजा का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वो चोरी से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। टेंट के अंदर वेन अपना लेदर आर्मर उतार रही थी। आज मैं बहुत खुश हूं, उसने एक सुकून भरी आ भरते हुए कहा। क्या उन दो कुल्हाड़ियों की वजह से? वू यांग ने मजाक में पूछा। हाँ भी और नहीं भी। वेइन ने अपना भारी आर्मर उतारा। उसकी लिनन शर्ट पसीने से भीगी हुई थी जो उसके मस्कुलर शरीर को साफ दिखा रही थी। मैं खुश हूं क्योंकि मुझे उम्मीद दिख रही है। वो वू यांग के पास आई और अचानक उसके गाल को छूने लगी। वू यांग, तुमने ही मुझे ये उम्मीद दी है। वू यांग ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा के बोला, उम्मीद मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी हमेशा एक कीमत होती है। मैं समझती हूँ। अचानक वेइन ने पूरी ताकत से वू यांग को पीछे एनिमल हाइड वाले बिस्तर पर धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। आज रात मैं वो कीमत चुकाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि ब्लैक रॉक ट्राइब की रानी अपनी कीमत कैसे चुकाती है। टेंट के बाहर पत्थर के पीछे छुपी एलाइजा उनकी हर बात सुन रही थी। उसका चेहरा अचानक इतना गर्म हो गया जैसे जल रहा हो। ये वेन, ये ऐसी बातें कैसे कर सकती है? एलाइजा ने अपने कान और करीब कर लिए। डिंग! टारगेट एलाइजा के अंदर भयानक इमोशनल फ्लक्चुएशन। सबमिशन लेवल 0.5% बढ़ गया। डिंग! टारगेट एलाइजा को एक बड़ा मेंटल शॉक लगा है। सबमिशन लेवल 0.3% बढ़ गया। टारगेट एलाइजा के दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे हैं। सबमिशन लेवल 0.7% बढ़ गया। टेंट के अंदर वू यांग उस वाइल्ड क्वीन के जुनून का मजा ले रहा था, पर अचानक उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशंस की बाढ़ फ्लड आ गई। वो मैसेजेस किसी स्क्रीन की तरह लगातार चले जा रहे थे। वो यांग एक पल के लिए ठिठका, फिर तुरंत समझ गया। हैं? ये छोटी लड़की बाहर खड़ी चोरी छुपे बातें सुन रही है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। टेंट के अंदर की आवाजें अब और भी ज्यादा बेपरवाह और बुलंद हो गईं। बाहर खड़ी एलाइजा उस ठंडी चट्टान के सहारे टिकी हुई थी, मुश्किल से खुद को जमीन पर गिरने से रोक रही थी। नहीं, अगर मैंने और सुना तो मैं पागल हो जाऊंगी। एलाइजा तुरंत अपने टेंट की तरफ भागी, बिस्तर पर गिरी और जानवर की खाल से अपना सर जोर से ढक लिया। पर उसके दिमाग में वो आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जिन्हें इग्नोर करना नामुमकिन था। एलाइजा के लिए वो रात कभी ना खत्म होने वाली और नींद उड़ाऊ साबित हुई। लीडर, अब बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है? वू यांग ने वेन की तरफ देखा, जो वहां किसी टूटे हुए कचरे की तरह पड़ी सिर्फ गहरी सांसें ले रही थी, और सुकून से मुस्कुराया। काश इस वक्त एक सिगरेट होती तो मजा ही आ जाता। वेन ने उसे एक तिरछी नजर दी और धीरे से हम हुन्ने किया। वो यांग बहुत खुश था। वो समझ गया था कि आज रात उसने वेन को पूरी तरह जीत लिया है। रही बात बाहर खड़ी उस हाई प्रीस्टेस की, तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। वो यांग उस नरम बिस्तर पर लेटा अपने अगले कदम प्लान करने लगा। अब उनके पास लोहे के औजार तो आ गए थे, तो अब वक्त था कबीले की ताकत और हुनर दोनों को बढ़ाने का। अगले दिन सूरज आसमान में चमक रहा था। वू यांग चीफ के टेंट से बाहर निकला, एकदम फ्रेश महसूस करते हुए। उसने अंगड़ाई ली और अपनी हड्डियों को रिलैक्स किया। टेंट के अंदर वेन अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर एक छोटी और सुकून भरी मुस्कुराहट थी,
पर उसकी थकान साफ दिखा रही थी कि पिछली रात उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। कबीले की औरतें अब हैरान नहीं थीं। उनकी आंखों में अब अपनापन और जलन, एनवी साफ दिख रही थी। उनके लिए एक ताकतवर मर्द का हक सबसे ताकतवर औरत पर ही होता है, और चीफ की हालत वू यांग की मर्दानगी का सबूत थी। वू यांग नदी के पास मुंह हाथ धोकर लोहार खाने ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप की तरफ बटा जा ही रहा था कि उसका सामना एलाइजा से हो गया। वू यांग को देखते ही उसने अपनी नजरें चुरा लीं और आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। गुड मॉर्निंग, हाई प्रीस्टेस, वू यांग ने मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। रात को नींद ठीक से नहीं आई क्या? उसके चेहरे पर वो काले घेरे और थकान देखकर वू यांग ने मजे लेते हुए पूछा। एलाइजा के गाल लाल हो गए। वापस आने के बाद वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में हर वक्त वू यांग की वो अनोइंग प्रेजेंस घूम रही थी। मैं मैं तो कबीले के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही थी, इसलिए देर हो गई। उसने नर्वस होकर सफाई दी। उसकी आवाज धीरे होती गई। अच्छा, वाकई? वू यांग थोड़ा आगे झुका और आवाज धीमी करके बोला। मुझे लगा शायद हाई प्रीस्टेस को कल रात की जंग में इतना इंटरेस्ट आ गया कि वो पूरी रात दीवार से कान लगाए खड़ी रहीं। तुम कुछ भी फालतू बकवास कर रहे हो। एलाइजा की आवाज ऐसे तीखी हुई जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतना सीरियस क्यों हो रही हो? उसने तुरंत हाथ हिलाया और एलाइजा की तारीफ करते हुए बोला। सही बात है हाई प्रीस्टेस, आप तो इतनी पवित्र और नेक हैं। आप भला किसी की चोरी छुपे बातें सुनने जैसा काम थोड़े ही करेंगी, है ना? एलाइजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसकी सांसें तेज हो गईं। इसे पक्का कल रात का पता चल गया है। क्या इस बंदे की आंखें टेंट के बाहर भी हैं? मुझे लगा मैंने सब छुपा लिया है, पर मैं पकड़ी गई। कितनी शर्म की बात है। एलाइजा का मन किया कि कहीं गड्ढा खोदे और उसमें छुप जाए। उसने वू यांग को एक घूर कर देखा और भागने के लिए मुड़ी। हे, रुको हाई प्रीस्टेस। वू यांग ने उसकी कलाई पकड़ ली। एलाइजा की कलाई बहुत नाजुक और ठंडी थी। उस एहसास ने वू यांग के दिल में थोड़ी हलचल कर दी। वेंग की जंगली ताकत के मुकाबले एलाइजा किसी झरने की तरह शुद्ध लग रही थी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वू यांग के हाथ ने एलिजा को ऐसे जकड़ा था कि वो किसी बिजली के झटके की तरह छटपटाने लगी। नर्वस मत हो, मैं बस तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। वू यांग ने उसकी कलाई छोड़ी और थोड़ा सीरियस हो गया। एलिजा ने उसे शक की नजर से देखा। लीडर वे इन को अभी कुछ दिन आराम की जरूरत है। वू यांग ने कहा, कबीले की बहुत सी चीजें अब तुम्हें देखनी होंगी। ये मेरी ड्यूटी है। उसने सर हिलाया और उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ। सिर्फ हथियार होने से कबीला ताकतवर नहीं बनता। वू यांग ने बात आगे बढ़ाई। एक कबीले को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए पता है सबसे जरूरी क्या है? एलिजा ने थोड़ा सोचा। बेशक, आबादी और खाना। बिल्कुल सही। वू यांग ने तारीफ में सर हिलाया। आबादी, पॉपुलेशन पर तो मैं काम कर ही रहा हूं। जब उसने ये कहा तो उसने एलिजा की तरफ बड़े ही मीनिंगफुल अंदाज में देखा। इस बात ने एलिजा के शांत चेहरे को फिर से लाल कर दिया। रही बात खाने की, तो सिर्फ शिकार पर भरोसा करना बहुत रिस्की है। वू यांग पास ही एक खाली जगह पर गया। ये जमीन बहुत उपजाऊ है। अगर हम अभी खेती फार्मिंग शुरू कर दें तो हमें भविष्य में भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम खुद उगाएंगे। एलिजा ने माथे पर बल दिए। बेशक, तुम अलग अलग पौधों के बीज ढूंढो, उन्हें उगाओ, उन्हें बड़ा होने दो और फिर उनकी फसल काट कर स्टोर कर लो। वू यांग मुस्कुराकर नीचे बैठा और मुट्ठी में मिट्टी उठाई। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन्हें कैसे उगाते हैं। इस तरह हम वही उगा सकते हैं जो हम चाहते हैं, और वो जंगली पौधों से बड़े, बेहतर और ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। एलिजा कंफ्यूज दिखी। अपना खुद का उगाओ? पर पौधों का बढ़ना तो जमीन पर डिपेंड करता है। हम इसमें कैसे दखल दे सकते हैं? कौन कहता है नहीं कर सकते? वू यांग फिर मुस्कुराया। जमीन को भी खुश किया जा सकता है। बस हमें उसकी फितरत समझनी होगी कि उसे क्या पसंद है, और वो हमें ढेर सारे फल देगी। ये बिल्कुल लोगों जैसा ही है, समझी? एलिजा को थोड़ा थोड़ा समझ आया, पर पूरा नहीं। उसे लगा कि वू यांग की बातों में कोई गहरा मतलब छुपा है। वू यांग ने एलिजा के साथ खेती बाड़ी फार्मिंग का थोड़ा बेसिक ज्ञान शेयर किया, और उसने बड़े ध्यान से सुना। उसने समझाया कि कैसे जमीन तैयार करनी है, खाद डालनी है, सिंचाई करनी है, कब बीज बोने हैं और फसल की देखरेख कैसे करनी है। एलिजा फटी आंखों से सुनती रही। वू यांग का हर एक शब्द उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा था। ये ऐसी चीजें थीं जो उसने पहले कभी नहीं सीखी थीं।
तुम्हें ये सब किसने सिखाया? एलिजा ने हैरानी से पूछा। अब वो यांग की तरफ उसकी नज़र थोड़ी नरम हो गई थी। उसमें अब एक सीखने की भूख और क्यूरियोसिटी साफ दिख रही थी। एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग ने, वू यांग ने बड़े आराम से झूठ बोल दिया। उसने एलिजा की उन चमकती आंखों को देखा और एक फैसला किया। ये औरत वैयीन से बिल्कुल अलग थी। वैयीन एक असली योद्धा थी जो सिर्फ ताकत की पूजा करती थी। उसका मानना था कि सिर्फ जोर जबरदस्ती से ही उसे झुकाया जा सकता है। पर एलिजा एक स्कॉलर की तरह थी। एक प्रीस्टेस होने के नाते उसका घमंड उसकी बुद्धि और उसके विश्वास से आता था। अगर मैंने इसके साथ भी वैयीन वाला तरीका आजमाया तो शायद ये मुझसे नफरत करने लगेगी। इसे जीतने के लिए मुझे इसके सबसे मजबूत हिस्से, इसकी अकल पर वार करना होगा। मुझे इसे दिखाना होगा कि मेरा ज्ञान इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तब ये मेरी इज्जत करेगी और खुद अपना दिल मेरे लिए खोल देगी। हाँ, ये थोड़ी जिद्दी और घमंडी तो है। वू यांग का प्लान अब बिल्कुल साफ था। उसने देखा कि एलिजा के चेहरे पर थोड़ी धूल और राख लगी है। उसने बड़े प्यार से अपने हाथ से उसे साफ किया। यहाँ थोड़ा गंदा लगा है। वू यांग का ये तरीका बहुत ही नेचुरल और नरम था। एलिजा एकदम सुन्न पड़ गई। उसके गालों से होती हुई एक झनझनाहट पूरे शरीर में फैल गई। ये ये क्या कर रहे हो? एलिजा अचानक नर्वस हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और दिमाग सुन्न हो गया। जब तक वो संभलती, वू यांग ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। उसने अपनी उंगली पर वो काली राख का तिनका पकड़ा और उसके सामने हिला दिया। क्या हमारी हाई प्रीस्टेस इतनी डरपोक है? इधर देखो। वो यांग मुस्कुरा दिया और सुबह की धूप में उसकी मुस्कुराहट काफी चार्मिंग लग रही थी। एलिजा किसी डरे हुए हिरन की तरह पीछे उछल गई। तुम तुम वो हिचकिचाई, अपना चेहरा छुपाया। थोड़ी शर्म और थोड़े गुस्से के साथ वो यांग को घूरते हुए वहां से हट गई। अब तो हम इतने करीब हैं और तुम अभी भी शर्मा रही हो? वू यांग ने कंधे उचकाए। उसने उसे और ना छेड़ने का फैसला किया और लोहार खाने ब्लैक कसमिथ वर्कशॉप की तरफ निकल गया। एलिजा अपने गर्म गालों को पकड़े अजीब कश्मकश में थी। कभी कभी यह मर्द उसे इतना गुस्सा दिलाता कि उसका मन चिल्लाने को करता, पर कभी कभी वो इतना समझदार लगता कि उसके लिए दिल में इज्जत जाग उठती। एलिजा को एहसास हुआ कि वो उसके बारे में और जानना चाहती है। उसने अपने हाथों को देखा और खेती के बारे में वू यांग की बातें याद की। शायद उसे ये ट्राई करना चाहिए। वू यांग आगे बढ़ते हुए सोच रहा था। एक घमंडी औरत को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। थोड़ी दूरी बनाए रखो, उसे थोड़ा टीज करो ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। आज मैं उसे फार्मिंग का एक बड़ा प्लान दूंगा और उसे क्यूरियस कर दूंगा। बाद में कभी सही मौका देखकर उससे कनेक्शन बनाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे जाल में फंस ही जाएगी। सोचते सोचते वू यांग वर्कशॉप पहुंच गया। वहां की गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। हर तरफ हलचल थी। कायरा अपनी महिला योद्धाओं के साथ कल वाले ब्लूप्रिंट्स पर काम कर रही थी। भालों और कुल्हाड़ियों के अलावा उन्होंने अब लोहे की कढ़ाई और चाकू जैसी रोजाना की चीजें भी बनाना शुरू कर दिया था। वू यांग ने तारीफ में सर हिलाया। वो अकेला एक कोने में गया, कोयले का टुकड़ा उठाया और एक सपाट पत्थर पर नए डिजाइन्स बनाने लगा। इस बार वो हथियार नहीं, बल्कि कुछ अलग ही चीजें बना रहा था। उसने एक पहिया व्हील वाली गाड़ी, खेत जोतने वाला हल, प्लो और शराब निकालने डिस्टिलेशन के लिए कुछ बॉटल्स और जार्स के नक्शे बनाए। एलिजा दूर से ये सब देख रही थी। वो पास नहीं आई, बस वर्कशॉप के बाहर खड़ी होकर उस मर्द को गौर से देखने लगी जो जमीन पर बैठा पूरे फोकस के साथ ड्राइंग बना रहा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका हर फीचर साफ चमक रहा था। इस वक्त वो यांग बिल्कुल भी फालतू या घमंडी नहीं लग रहा था। वो एकदम शांत और फोकस्ड था और ये रूप उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहा था।